Dear students and all my dear viewers, today you all are welcome to Mishra Sir classes of history. Particularly, this class is the continuation of the revolt of 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ. फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर मेरा बन चुका है. इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा उससे पहले उसे उस चैप्टर को देखना चाहिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है. देखना बहुत आसान है और इसको मिश्रा सर क्लासेस से ढूंढने पर भी इसको मिल जाएगा. तो चैप्टर सॉलिड टॉपिक का नाम लिखेंगे और मिश्रा सर क्लासेस लिखेंगे तो मिल जाएगा. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उस वीडियो में पॉलिटिकल कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज और इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर देखा था मिलिट्री कॉज. इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक कॉज. तो इकोनॉमिक कॉज क्या है? इकोनॉमिक कॉज में सबसे पहले देखेंगे कि ब्रिटिश ने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई जो इंडिया को इकोनॉमिकली र्यून कर दिया. यानी सबसे इसकी पहली पॉलिसी थी कि अपनी इंडस्ट्रीज को चलाना और इंडियन इंडस्ट्रीज को बंद कर देना. उसके तहत सबसे पहले उसने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को पहला निशाना बनाया. इंडियन हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से खत्म हो गई क्योंकि ब्रिटिश का जो कपड़ा था वो मशीन मेड था और इंडियन का कपड़ा जो था वो हाथ से बनता था. तो ब्रिटिश जब मशीन से कपड़ा बनाकर इंडिया भेजता था तो कपड़ा काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता था, सुंदर होता था और साथ में सुंदर ही नहीं बल्कि सस्ता भी होता था. हमारे देश का जो कपड़ा होता था वो टिकाऊ जरूर होता था लेकिन वो कपड़ा उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता था और काफ़ी मेहनत से बनता था, इसलिए इस पर लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाता था. तो जिसकी वजह से लोगों ने उस अंग्रेज़ के कपड़े को ही चुनने लगा, उसकी बिक्री बढ़ गई और हमारे देश के अपने कपड़े का यानी हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया. तो पहले जो इसकी इकोनॉमिक जो इसका कॉज था वो था यानी इंडियन हैंडीक्राफ्ट का पूरी तरह से खात्मा. दूसरा था यहाँ पर कि लोगों के लिए नौकरी पाना बेहद मुश्किल काम था. नौकरी मिलती नहीं थी. नौकरी उसी को मिलती थी जो अंग्रेजी जानते थे. अंग्रेजी तो कॉमन जनता जानती ही नहीं थी. इसीलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो था वो बढ़ता जा रहा था. लोग शहर की तरफ भागते थे. गांव में पॉपुलेशन कम होता गया और शहर में लोग आते गए चले गए और शहर में जीवन यापन करना बड़े मुश्किल का काम उनके लिए हो रहा था. जो तीसरा कॉज कह सकते हैं, जो फार्मर्स थे उनके ऊपर इतना प्रेशर था टैक्स पे करने का, चाहे उनका यानी अनाज उगे या ना उगे, चाहे सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, फ्लड आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है ज़मीन पर वो उसको देना ही पड़ेगा. तो ये टैक्स इम्पोज करना, हैवी टैक्स इम्पोज करना भी किसानों के प्रति एक अन्याय था और किसान समुदाय के जो लोग थे वो लोग अंग्रेज़ों से इसी बात को लेकर खफा थे. तो हमने देखा कि जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो लोग थे वो लोग खफा हो गए. इसके अलावा किसान लोग खफा हो गए. इसके अलावा किसानों को ये फोर्स किया जाता था कि तुम ऐसे ही क्रॉप को ग्रो करो जो ख़ासतौर पर उसे ज़्यादा इनकम दे. और उस क्रॉप में था इंडिगो, टी, जूट, कॉटन, इसके अलावा ओपियम. ये सारे क्रॉप्स उन्हें ग्रो करने के लिए मजबूर किया जाता था क्योंकि अंग्रेज इसको ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता था और इससे अच्छा खासा पैसा कमाता था. इसके अलावा काफ़ी सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, लोग भूख से मर जाते थे. ऐसे कंडीशन में भी यानी अंग्रेज जो था वो अपनी लग्जरियस लाइफ को नहीं छोड़ता था. ज़मींदार सफ़र कर रहे थे, हर एक लोग सफ़र कर रहे थे, यानी हर एक लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ होते चले गए. तो यहाँ पर मैं देखा कि प्रॉफिट जो पहला ये देखें कि इंडस्ट्रीज वाले वर्कर्स खफा हुए क्योंकि इंडस्ट्रीज में अपना लाभ ज़्यादा देखता था और काम ज़्यादा लेता था, पेमेंट कम देता था. तो इंडस्ट्रियल वर्कर अंग्रेजों के खिलाफ हुए. उसके बाद में देखा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड लोग खपा हुए क्योंकि उसने अपना कपड़ा बेचना शुरू कर दिया यहाँ पर और सस्ते दाम पर. और तीसरा हमने देखा फार्मर्स ग्रुप के लोग, ये लोग भी खपा हो गए क्योंकि उनके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज किया गया था और बहुत क्रूअली इनसे कलेक्ट किया जाता था. और इसके अलावा यानी इंडियंस के ऊपर वो प्रेशर दिया था कि सिर्फ इंडिगो, टी, जूट, कॉटन जैसे चीज़ ही उगाएं. इस तरह से ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंतर्गत आते हैं. तो ये सारे के सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए. तो हमने देखा पहले वीडियो से लेकर अभी तक किस तरह से राजा महाराजा लोग, किस तरह से हिंदू, किस तरह से मुस्लिम, किस तरह से वहाँ पर समाज के कॉमन पीपल, इसके अलावा मिलिट्री के लोग, इस तरह यहाँ पर किसान, मजदूर, ये सारे के सारे लोग एक एक कर लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ थे. अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में एक गुस्सा था. तो ये था यहाँ पर इकोनॉमिक कॉज के लिए. हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक
आखिरी कॉज, और वो कॉज है इमीडिएट कॉज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और वैसे कॉमन नॉलेज के लिए भी। अंग्रेज़ों के प्रति ये चारों कारण जो हमने कहा, वो गुस्सा तो था ही, लेकिन वो गुस्सा अचानक फूटा कैसे? वो फूटा इमीडिएट कॉज में, उसको हम समझाने वाले हैं। तो इमीडिएट कॉज क्या है? एक्चुअली अंग्रेज़ों ने पहले सिपाही को एक मामूली सा बंदूक दे के रखा हुआ था, जिसमें एक गोली फायर करो तो फिर एक ठो भरो, ऐसे करके बहुत ही मुश्किल का काम था वो। अब अंग्रेज ने क्या किया, एक इनफील्ड राइफल को इन्वेंट किया और यहाँ के सोल्जर्स को इनफील्ड राइफल दिया। इनफील्ड राइफल में ये होती थी कि इनफील्ड राइफल में जो गोली भरी जाती थी, उसको पहले मुंह से उसके कवर को हटाया जाता था। एक हाथ से वो गोली को लेना होता था, मुंह से कवर को हटाया, फिर उसको बंदूक में डालता था, फिर फायरिंग की जाती थी। अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अचानक ये र्यूमर उठा कि ये जो मुंह से हम लोग उसको ये करते, कवर हटाते हैं, तो वहाँ जो उसको चिपकाया गया उसके मुंह को, वो गाय या सूअर की चर्बी से चिपकाया गया है। अब गाय या सूअर की चर्बी से अगर उसको चिपकाया गया है, तो उसको अगर कोई आदमी मुंह से लेकर उस चिपकाए हुए चीज़ को हटाता है, तो इसका मतलब गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी को मुंह लगाने के बराबर हो गया। और गाय जैसा इंडियंस के लिए हम लोग जानते हैं कि इंडियंस के लिए गाय जो है वो एक गौ माता बोलते हैं उसको, तो काफ़ी उसको रिलीजियसली ट्रीट करते हैं उसको। और मुस्लिम्स के लिए यानी ये सूअर को टच करना भी उनके लिए ये गुनाह है, टच भी नहीं करते। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग थे, वो इस राइफ़ल को यूज़ करने से मना कर दिया। और जब मना किया तो अंग्रेज़ों ने इसे फोर्स किया, और अंग्रेज़ों ने फोर्स किया तो वहाँ पर तो सबसे पहले तो बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर कोलकाता। तो बैरकपुर में मंगल पांडे नाम का जो सिपाही था, उसने सबसे पहले इसका विरोध किया, और जब उसको फोर्स किया गया तो उसने अंग्रेज़ को क्या किया, एक दो अंग्रेज़ को वैसे ही जिंदा उसको दबोच कर ही मार दिया। बाद में उसे फांसी हो गई मंगल पांडे को इसी कारण से, लेकिन यहीं से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। यानी पहला विरोध ग्रेज कैट्रिजेस का यहीं पर हुआ। तो ये जो घटना हुई, यहाँ से फिर मेरठ वगैरह गया, फिर झांसी, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह फैला, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था यहीं पर था। तो ये इसका इमीडिएट कॉज था और ये इसका मेन पॉइंट्स भी था, यहीं से ये लड़ाई स्टार्ट हुई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का जो पांचों कॉज था उसको हमने यहाँ पर देखा। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये वार यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ कहाँ फैला। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, बैरकपुर के बाद ये चला गया मेरठ, और मेरठ में यहाँ पर 85 सोल्जर्स ने इस कैट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया गया। तो मना करने से क्या हुआ, उसको जेल में डाल दिया अंग्रेज ने। जब जेल में डाला तो उसके ही सिपाहियों ने जेल को तोड़कर उन लोगों को आज़ाद कर दिया, और ये लोग उसके बाद दिल्ली आए, और दिल्ली आकर बहादुर शाह जफ़र को इन लोगों ने अपना राजा चुन लिया। इसके अलावा वैसे तो बाद में लड़ाई हुई तो बहादुर शाह को डिफीट कर दिया गया। बहादुर शाह जफ़र का जो बेटा था उसको जान से मार दिया गया, उसकी पत्नी को उसके साथ रंगून भेज दिया गया, तो बहुत हुआ। लेकिन ये रिवोल्ट उसके बाद यानी मेरठ से फिर आ गया लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया और यहाँ पर इसको भी डिफीट कर दिया गया। इसके बाद आया झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसका लीडरशिप कर रही थी, यहाँ इनको भी डिफीट कर दिया गया। फिर आया कानपुर, कानपुर में नाना साहेब थे, इनके ऊपर इनका कमांडर था तांतिया टोपे, तो इन लोगों ने काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन इनको भी डिफीट कर दिया गया। इस तरह से अंग्रेज़ों ने एक एक जगह पर लोगों को दबाया, सताया और विद्रोह को कुचल दिया। लेकिन विद्रोह को कुचलने के पीछे अगर हम लोग यहाँ पर लीडर का नाम याद रखें, रिवोल्ट सेंटर का नाम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर देखें तो कानपुर में नाना साहेब, इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, दिल्ली में बहादुर शाह, इन लोगों का नाम हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा तो हमने अभी तक देखा कि किस तरह से रिवोल्ट हुआ और ये रिवोल्ट फेल हो गया। अगर रिवोल्ट के फेल्योर का कारण देखें तो इसको भी समझ सकते हैं। एक्चुअली ये रिवोल्ट फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये किसी खास प्लानिंग से नहीं लड़ी गई थी और कोई खास गोल नहीं था। सब अपने अपने अलग गोल के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी को आज़ाद करने के लिए लड़ रही थी, नाना साहब जो थे वो अपने पेंशन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जो लड़ाइयाँ थी वो किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर नहीं लड़ा गया कि चलो हमको अंग्रेज को भगाना है या ये हमको अचीव करना है, ये नहीं थी। इंडियन जो रिबल्स थे वो शायद तरह से यानी उतने अच्छे काम नहीं कर सके क्योंकि उनकी
जो ये टाइमिंग थी वो गलत थी, इनकी जो प्लानिंग हो रही थी उससे बिफोर टाइम ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तीसरा हमने देखा कि कुछ ऐसे इंडियन लीडर्स थे जो एक दूसरे की मदद तो करते थे, लेकिन सारे इंडियंस अगर एक तरफ एक दूसरे की मदद करते तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। इसके अलावा ब्रिटिश के पास बहुत एक्सपीरियंस्ड जनरल्स थे, लेकिन इंडियंस के पास कोई एक्सपीरियंस जनरल्स नहीं था। इसके बाद एक और कॉज कह सकते हैं इसके डाउनफॉल का, इसके फेलियर का, कि वो अंग्रेज जो थे वो उनके पास फायर वेपन्स था, वो वेल इक्विप्ड थे, हम लोगों के पास ऐसा कोई वेपन नहीं था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से हम लोग उससे कमज़ोर पड़ गए और ये रिवोल्ट जो था वो दबा दिया गया। इसके बाद देखेंगे कि आखिर इसका परिणाम क्या हुआ, यानी इसका परिणाम तो अच्छा भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन जो भी हुआ सबसे पहला परिणाम जो ये हुआ कि यहाँ पर मुग़ल रूल का अंत हो गया। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो ये होगा कि मुग़ल रूल यहाँ से एंड हो गया। दूसरा, यहाँ से जो शासन चल रहा था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी खत्म हो गई और डायरेक्ट शासन जो था इंडिया का अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई। तो दो मेजर कॉन्सिक्वेंस हमने पहले देखा, पहला यहाँ पर मुग़ल एम्पायर का अंत हो जाना, दूसरा हमने देखा यहाँ पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी अंत हो जाना और इंडिया का शासन डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाना, यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला जाना, ये इसका मेन उपलब्धि था। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे चीज़ों को भी यानी यहाँ पर फ्लैश किया गया, अनाउंस किया गया, प्रॉमिस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, वो भी यहाँ पर यानी लोगों की भलाई के लिए। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी अडॉप्ट कर ली। हिंदू और मुस्लिम के बीच में ऐसे ऐसे बातों को लेकर उसने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट किया जिससे कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर रूल कर सके। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन था वो सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए इंडिया एक इकोनॉमिक कॉलोनी के रूप में रह गया और यहाँ पर सिर्फ वो यहाँ से अपना लाभ के लिए उसको रखा और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ से जितने भी प्रॉफिट्स होते थे वो सारे के सारे प्रॉफिट्स वो इंग्लैंड में भेजता था और यहाँ के लोगों को आस्ते 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 इस देश को खोखला करता हुआ चला गया। तो ये था इसका कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन इसके बाद एक और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। इतना तो हुआ बुरा चीज़, लेकिन एक अच्छा चीज़ भी हुआ। लोगों के मन में देशभक्ति की एक भावना डेवलप हुई। लोगों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गुस्सा था वो टूट कर सामने आया। नाना साहेब के कारण, रानी लक्ष्मीबाई की मौत के कारण, या फिर जो इंडियन सोल्जर्स थे, रूलर्स थे, इनके ऊपर अत्याचार जो अंग्रेज करता था, इसके कारण लोगों में एक देशभक्ति की भावना डेवलप हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस था। तो ये सब हमने देखा। अब जरा एक पॉइंट और देख लेते हैं कि आखिर क्वीन विक्टोरिया ने हमारे देश के लिए यानी क्या प्रोक्लेमेशन किया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन या प्रॉमिस क्या था? सबसे पहली प्रॉमिस जो क्वीन विक्टोरिया ने की वो ये थी कि इंडियन और अंग्रेज़ को दोनों को बराबर बराबर नज़रों से देखेंगे, यानी इंडियन के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे जो होता था। दूसरा उसने ये किया, प्रॉमिस की कि इंडियंस के धार्मिक मामलों में कभी भी अंग्रेज दखल नहीं देगा। दूसरा जो कि तीसरा, देश के भलाई के लिए काम करेंगे, चाहे बेरोजगारी मिटाने के लिए काम करेंगे, जितना ज़्यादा होगा लोगों को यानी उसके कंडीशन को अपलिफ्ट करेंगे। इसके बाद उसने वहाँ पर सबसे चौथा पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया था डलहौसी ने, उसको उसने क्या कर दिया, वापस ले लिया। तो ये 4 प्रोक्लेमेशन याद रखेंगे क्वीन विक्टोरिया का। तो इस तरह से ये हमने देखा कि इसका पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको हमने थॉरोली डिस्क्राइब कर दिया है। और इस दोनों वीडियो को अगर हम लोग देखते हैं तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा कंसेप्ट हो जाएगा। और मुझे ये कोई भी डाउट नहीं है कि अगर इसको अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो यहाँ से रहता है हर साल बोर्ड में, वो उसको तुम्हें मिलेगा और इसीलिए इसको अच्छी तरह तैयार करोगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।